हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्रसव अवस्था करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रसवकालीन अवस्था। आपका फोर्थ सेक्शन जो है सिलेबस का और फर्स्ट सेक्शन है, दोनों को ही ये कवर करेगा। फर्स्ट सेक्शन में जो कोई बीमारियां होती हैं, गर्भवती की देखभाल है, उसको टॉपिक को कंप्लीट करता है। साथ में फोर्थ सेक्शन में जो विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, माँ गर्भवती महिला का विकास होता है, उसको कवर करता है। और साथ में कभी कभी ये स्किन क्षेत्र में भी आ जाता है, जैसे कि मानव अंग है, उसमें भी ये टॉपिक कवर हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, महिला पूरा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक फैक्ट हम बहुत ईजिली तरीके से आपको समझा देंगे, ध्यान से समझते जाना। पहला क्वेश्चन है, प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? एक होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है। देखो, प्रसव की टोटल चार अवस्थाएं होती हैं। प्रसव की टोटल कितनी अवस्था होती हैं? प्रसव की टोटल चार अवस्था होती है। प्रथम जो अवस्था होती है, प्रसव को हम बोलते हैं डिलीवरी। नॉर्मल भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में इसको डिलीवरी बोलते हैं। पहली प्रथम अवस्था होती है, दूसरी सेकेंड अवस्था होती है, तीसरी थर्ड स्टेज होती है, और फोर्थ जो होती है जिसको हम रिकवरी स्टेज बोलते हैं, वो चौथी अवस्था होती है। पहली स्टेज में क्या होता है? पहला चरण क्या होता है? पहले चरण को हम गर्भाशय का फैलाव अवस्था बोलते हैं। पहला चरण कौन सा कहलाता है? गर्भाशय का फैलाव। इसमें क्या होता है? गर्भाशय फैलता है, गर्भाशय की ग्रीवा फैलती है। गर्भाशय की ग्रीवा फैल जाती है, और ये तब खत्म होती है जब गर्भाशय की ग्रीवा कितने सेंटीमीटर तक फैल जाती है? 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। आपसे पूछ सकते हैं किस अवस्था को गर्भाशय ग्रीवा की अवस्था बोलते हैं? तो प्रथम अवस्था गर्भाशय ग्रीवा की हो जाती है। मतलब प्रसव होने पर हार्मोन द्वारा संकुचन होना आरंभ हो जाता है, ग्रीवा ऑटोमेटिकली फैलना स्टार्ट कर देती है, हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं जिस जो बच्चे को बाहर निकलने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। तो पहली जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? गर्भाशय ग्रीवा की होती है। इस अवस्था में क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा फैलती है, और कितने सेंटीमीटर तक फैलना चाहिए? गर्भाशय ग्रीवा को 10 सेंटीमीटर तक फैलना चाहिए। गर्भाशय ग्रीवा को हम सर्विक्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर ये सर्विक्स भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहली वाली जो अवस्था होती है उसका समय कितना होता है? तो लगभग 12 घंटे होता है। पहली बार अगर महिला है तो हो सकता है उसको 12 से 14 घंटा लग जाए, लेकिन मिनिमम जो ये इसकी जो पहली स्टेज होती है वो मिनिमम 12 घंटे की तो होती ही होती है। इसमें दो फेज होती हैं। जो प्रथम फेज होता है वो दो फेज़ों में बटा हुआ होता है। एक होता है लीटेड फेज, और एक होता है एक्टिव। मतलब एक बिल्कुल निष्क्रिय होता है, मतलब फैलना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। तो वो जो लीटेड फेज होता है वो 4 से 5 घंटे का होता है ना। इसमें क्या होता है? दर्द होना शुरू हो जाता है, और बाकी का जो 5 घंटा होता है वो एक्टिव फेज होता है। तो लीटेंट और एक्टिव फेज होता है। एक्टिव फेज में वो होता है जिसमें सचमुच पूरी गर्भाशय की ग्रीवा मतलब फैल जाती है। और पहला वाला फेज जो होता है प्रथम अवस्था का, उसमें क्या होता है? संकुचन और दर्द महिला को होना आरंभ हो जाता है। बात करते हैं अपन सेकेंड अवस्था की। ये सेकेंड अवस्था में ही बच्चे की डिलीवरी होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस अवस्था में बच्चा बाहर आता है? तो सेकेंड स्टेज में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आता है? तो थर्ड स्टेज में। माता रिकवर होना किस स्टेज में आरंभ हो जाती है? तो चौथे स्टेज में माता रिकवर होना आरंभ हो जाती है। जो पहली अवस्था होती है वो लगभग कितने घंटे की रहती है? 10 से 12 घंटे की होती है। इसमें गर्भाशय की ग्रीवा फैलने लगती है, दो भागों में बटी होती है, एक लीटेड फेज और एक एक्टिव फेज में बटी होती है। बात करते हैं अपन सेकेंड वाली अवस्था की। जो सेकेंड अवस्था होती है उसको हम कौन सी अवस्था बोलते हैं? सेकेंड अवस्था को हम बच्चा आने वाली अवस्था बोलते हैं। मतलब इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। ये जो अवस्था होती है ये 20 मिनट से 2 घंटे तक की होती है। ये जो सेकेंड अवस्था होती है कितने से कब तक होती है? 20 मिनट से 2 घंटे तक होती है। पहली बार माँ बनने वाली माताओं में इसमें थोड़ा और समय लग सकता है, इसलिए ये 20 मिनट से 2 घंटे तक होती है। तीसरी अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आता है, और ये 5 से 30 मिनट की अवस्था होती है। तीसरी अवस्था में क्या होता है? तीसरी अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आता है। तीसरी अवस्था में क्या होता है? तीसरी अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आ जाता है तीसरी अवस्था में। और ये कब कितने से कितने मिनट की होती है? 5 से 30 मिनट की होती है। चौथा चरण जो होता है वो रिकवर होना हो जाता है। महिला का जो गर्भाशय होता है वापस अपनी अपनी स्थिति पे आना आरंभ हो जाता है। जो मांसपेशियां सिकुड़ी रहती हैं वो अपनी अपनी स्थिति में आ जाती है। इसके अलावा जो
और मटेरियल रहता है, जो भी बच्चे का बचा हुआ मटेरियल रहता है वो सारा भी धीरे धीरे बाहर निकलना आरंभ कर देता है। अपन पढ़ेंगे अभी लौकिया, जो मतलब डिलीवरी के बाद महिला का 6-7 सप्ताह तक एक पदार्थ बाहर निकलता रहता है महिला की योनि से, जिसको हम लौकिया बोलते हैं। वो शुरू शुरू में रेड रहता है, उसके बाद पिंक हो जाता है और सबसे लास्ट में एक पीले रंग का पदार्थ सा निकलने लगता है, तो उसको हम लौकिया बोलते हैं। तो चौथा चरण जो होता है पुनः स्थापित का होता है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि प्रसव के टोटल कितने चरण होते हैं। प्रसव के टोटल 4 चरण होते हैं। प्रसव क्या क्रिया होती है? प्रसव ऐसी क्रिया होती है जिसमें बच्चा प्लेसेंटा एवं झिल्लियाँ योनि मार्ग द्वारा वापस बाहर आते हैं। सामान्य प्रसव को हम क्या कहते हैं? यूटोसिया कहते हैं, और असामान्य प्रसव को डिस्टोसिया कहते हैं। अगला होता है जो डिम्ब जनन काल होता है। जो डिम्ब जनन मतलब जब जिस अवस्था में भ्रूण बनता है, वो डिम्ब जनन काल कितने समय तक का होता है? 3 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह। देखो, डिम्ब जनन काल 14 दिन का होता है, या हम बोल सकते हैं 2 सप्ताह का होता है। इसमें क्या होता है, यही वो समय होता है जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं, एक बीज का निर्माण होता है, और जो अंडाणु होता है वो निषेचित होता है। तो इसका पूरा समय कितना होता है? डिम्ब निषेचन, डिम्ब का काल कितना होता है? 2 सप्ताह तक होता है। एक महिला के अंडाशय से एक अंडे का निकलने को क्या बोलते हैं? हम अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अंडोत्सर्ग करने में कौन भूमिका निभाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग करने में भूमिका निभाता है। जो अंडाशय से जो अंडा बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। और इसको उत्तेजित कौन करता है कि अंडा बाहर निकले? उसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्तेजित करता है। और जो अंडाशय के जो बाहर जो परत बनी रहती है उसको तोड़ने में कौन मदद करता है? उसको बनाने में कौन मदद करता है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। ये FSH हार्मोन जो होता है मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। डिम्ब जनन काल को कौन सी अवस्था बोलते हैं? पहली अवस्था होती है, दूसरी अवस्था भ्रूण अवस्था होती है। डिम्ब जनन में क्या होता है? 28 दिनों के मासिक चक्र के आसपास, ये 14 दिनों के आसपास हो जाता है। डिम्ब अवस्था में एक महिला के अंडाशय से, डिम्ब को हम अंडा भी बोलते हैं, तो डिम्ब अवस्था में एक महिला के अंडाशय से एक डिम्ब निकलता है। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहते हैं वो हर 6 और 14 दिनों के बीच एक महिला के अंडाशय में इसका जो अंडा होते हैं उसके परिपक्व होने का कारण बनते हैं। तो डिम्ब जनन काल कितने समय का होता है? 2 सप्ताह का होता है। अगला है प्रसव की जो सबसे आदर्श स्थिति होती है वो कौन सी होती है? डिलीवरी की सबसे आदर्श स्थिति क्या होती है? पोस्टीरियर जो होती है वो सबसे आदर्श स्थिति होती है। उसमें क्या होता है? सिर जो होता है महिला का वो नीचे की ओर होता है। सिर कहाँ होता है? महिला का नीचे की ओर होता है, और उसका चेहरा आपकी पीठ की तरह होता है, मतलब महिला की पीठ की तरफ उसका चेहरा होता है। और जो पीठ होती है उसका चेहरा आपकी पीठ की ओर होता है, और सिर जो होता है नीचे की तरफ होता है, मतलब उकड़ू होकर वो लेटा हुआ रहता है, जिसको सिर के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये सबसे अच्छी स्थिति होती है। इस स्थिति में क्या होता है? शिशु के सिर का सबसे छोटा हिस्सा जन्म नहर में सबसे पहले आता है। इसमें जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो सिजेरियन की आवश्यकता नहीं होती और बहुत आराम से बच्चा बाहर आ जाता है। प्रसव आसान हो जाता है और तेज होता है। गर्भावस्था के दौरान ये स्थिति जो होती है सबसे बेस्ट होती है। इसको हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर बोलते हैं। और जो डिस्टोरियर होती है वो सबसे बेकार अवस्था होती है। इसमें हाथ पाँव मतलब बाहर निकलने लगता है, कोई दूसरा अंग बाहर निकलने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टोरियर। अगर शिशु के पैर और नितंब जो है वो नीचे की ओर है तो इसे ब्रीच स्थिति कहा जाता है। और ये स्थिति योनि से प्रसव को ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनाती है। मतलब यदि उसके पैर और नितंब जो नीचे वाला भाग होता है वो पहले आ जाते हैं, सिर पहले नहीं आता है, मतलब आगे वाला भाग, पीछे वाले जो हमारे पैर वगैरह होते हैं वो पहले आ जाता है, तो उसको हम ब्रीच स्थिति बोलते हैं। और ये खतरनाक स्थिति होती है। ऐसी स्थिति अगर हो जाती है तो बच्चा अगर टेढ़ा हो जाता है तो बच्चे का क्या करना पड़ता है? ऑपरेट ही करना पड़ता है। तो ब्रीच स्थिति कौन सी हो जाती है? जब शिशु के पैर और हाथ वगैरह ये सारी चीज़ें, या नितंब जो होता है, जो नीचे का भाग होता है, वो अगर बाहर की ओर आने लगता है तो उसको हम ब्रीच अवस्था बोलते हैं। और ये अच्छी अवस्था नहीं होती है। पोस्टीरियर अवस्था सबसे अच्छी अवस्था होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें सिर बाहर होता है।
अगला है गर्भाशय की ग्रीवा को कितना सेंटीमीटर तक फैलना चाहिए। प्रसव का जो पहला चरण है उसी में बोला है कि गर्भाशय की जो ग्रीवा है उसको कितने सेंटीमीटर तक फैलना चाहिए, उसको 10 सेंटीमीटर तक फैलना चाहिए। प्रसव क्रिया को बहुत सारे हार्मोन भी प्रेरित करते हैं, जिनमें कि कॉर्टिसोल है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है। कॉर्टिसोल जो होता है बच्चे के द्वारा निकलता है, बच्चे की जो अभिव्यक्त ग्रंथि होती है उसके द्वारा कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है जो प्रसव संकोचन को प्रेरित करता है। गर्भाशय का पहला चरण कितने घंटे का होता है, अभी मैंने बताया गर्भाशय का जो पहला चरण होता है 10 से 12 घंटे का होता है। प्रसव का दूसरा चरण कितने घंटे का होता है। प्रसव का जो दूसरा चरण होता है 20 मिनट से 2 घंटे तक होता है। इसमें कौन बाहर आता है, इसमें बच्चा बाहर आता है, दूसरे चरण में ही बच्चा बाहर आता है। प्रसव की किस अवस्था में बच्चे का जन्म होता है। प्रसव की दूसरी अवस्था में बच्चे का जन्म होता है। तीसरे में किसका होता है, तीसरे में प्लासेंटा का जन्म होता है। प्रसव के किस चरण में बच्चा बाहर आता है, अभी बताया तीसरे चरण में आता है। तीसरा चरण जो होता है उसमें कौन आता है, उसमें प्लेसेंटा बाहर आता है। दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में बच्चा बाहर आता है और तीसरे चरण में क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर आता है। कितना समय होता है इसका, 5 से 30 मिनट होता है। जो बच्चे के जन्म का तीसरा चरण बच्चे के जन्म के बाद होता है और योनि के माध्यम से प्लेसेंटा को बाहर धकेलने के साथ समाप्त होता है। मतलब प्लेसेंटा को बाहर कौन धकेलता है, योनि धकेलती है। अधिपूर्व प्रसव या प्री टर्म क्या होता है। देखो तीन तरह के टर्म होते हैं। कैसे होता है, एक तो होता है टर्म होता है, एक प्री टर्म होता है और एक पोस्ट टर्म होता है। इस प्रकार से 3 टर्म होते हैं। प्री टर्म क्या होता है, टर्म का मतलब होता है 40 सप्ताह में डिलीवरी होना। जब 40 सप्ताह में डिलीवरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। प्री टर्म का मतलब होता है 37 सप्ताह से पहले अगर महिला की डिलीवरी होती है किन्हीं कारणों से, उसको प्री टर्म बोलते हैं। पोस्ट टर्म बोलते हैं अगर 42 सप्ताह के बाद बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो उसको हम पोस्ट टर्म बोलते हैं। याद रखिएगा, प्री टर्म मतलब 37 सप्ताह से पहले, पोस्ट टर्म मतलब 42 सप्ताह से पहले और टर्म मतलब 40वें सप्ताह में। अगर सबसे अच्छी जो होती है 40वें सप्ताह में रहती है, पहले वाली भी बेकार होती है और बाद वाली पोस्ट जो टर्म डिलीवरी होती है वो भी बेकार ही होती है। सिजेरियन कितने सप्ताह पहले नहीं करना चाहिए। सिजेरियन मतलब होता है ऑपरेशन, तो ऑपरेशन कितने सप्ताह पहले नहीं करना चाहिए, 28 सप्ताह पहले। अगर महिला प्रेग्नेंट है और ऑपरेट होना है, उसको बच्चा निकालना है तो 28 सप्ताह से पहले हम नहीं निकाल सकते, नहीं तो बच्चे के लिए और महिला दोनों के लिए ही खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रसव जो कि गर्भस्थ शिशु की गर्भ की पूर्ण अवधि पर होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं यूटोसिया। क्या बोलते हैं, यूटोसिया। यूटोसिया और डिस्टोसिया क्या है, इसमें क्या होता है, यूटोसिया में सिर पहले बाहर आता है और इसमें नितंब पैर वगैरह बाहर निकालते हैं। और ये डिस्टोसिया जो होती है असमान स्थिति हो जाती है और इसमें क्या होता है, इसमें हो सकता है कि महिला को ऑपरेट करना पड़े। ये बहुत ज़्यादा असामान्य मुद्रा हो जाती है, बच्चे की बार बार इधर उधर घूमने लगता है जिससे कि सीधे सीधे डिलीवरी करने में समस्या उत्पन्न होती है। अगला है, असामान्य प्रसव को क्या बोलते हैं। असामान्य प्रसव डिस्टोसिया कहलाता है और सामान्य क्या कहलाता है, यूटोसिया कहलाता है। पार्ट्यूरेशन क्या है, पार्ट्यूरेशन बोलते हैं जो प्रसव होता है उसी को ही हिंदी में बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। शिशु को जन्म देने की क्रिया क्या कहलाती है, पार्ट्यूरेशन कहलाती है। शिशु को जन्म देने की क्रिया, शिशु को जन्म देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। अगला है, प्रसव काल के दौरान इनमें से कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। ऐसा हार्मोन बताइए जो प्रसव काल के दौरान सीक्रेट नहीं होता। डिलीवरी के दौरान कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, देखो एंडोमार्फिन जो कि दर्द को कम करता है ये हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन जो प्रसव की क्रिया को संभालता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा कार्टिसोल निकलता है, कार्टिसोल बच्चे के द्वारा निकलता है। प्रोजेस्टेरोन प्रसव के दौरान नहीं निकलता बल्कि प्रोजेस्टेरोन को हम गर्भावस्था हार्मोन बोलते हैं। ये गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ये उसको मतलब उस समय नहीं निकलता है, प्रसव के समय सबसे मेन जो निभाता है प्रसव को संकुचन करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन प्रसव में भी भूमिका निभाता है, इसलिए दूध को भी बाहर आने में मदद करता है।
तो ये ऑक्सीटोसिन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन रहता है। इसको प्रेम हार्मोन, सेक्स हार्मोन, ये सारे हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही बोलते हैं। माँ का बच्चे से लगाव भी इसी हार्मोन के कारण होता है। इसके अलावा एक और हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन। एक और हार्मोन कौन सा निकलता है? एक और हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रसव काल के दौरान ही निकलता है। अगला है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि से निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग से निकलता है। पिछले भाग में वो हार्मोन होते हैं जो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस द्वारा सीक्रेट होते हैं, उसको हम पिछले भाग में बोलते हैं। ये एक प्राकृतिक हार्मोन होता है जो मस्तिष्क में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रक्त प्रवाह में संग्रहित और छोड़ा जाता है। मतलब मस्तिष्क में बनता है, मतलब हाइपोथैलेमस में बनता है और पीयूष ग्रंथि द्वारा छोड़ा जाता है। हाइपोथैलेमस उसको निकाल के पीयूष ग्रंथि में भेज देता है और पीयूष ग्रंथि उसको शरीर में सीक्रेट करता है। ऑक्सीटोसिन को प्रेम हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को और क्या बोलते हैं? प्रेम हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन माँ और बच्चे के बीच प्रेम, प्रेमिक और प्रेमिका के बीच जैसी भावनाओं को बढ़ाता है, तनाव और चिंता के स्तर को भी कम करता है। जबकि जो कार्टिसोल है ना, वो हार्मोन चिंता को बढ़ाता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो प्यार को बढ़ाता है, चिंता नहीं पैदा करता और गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है। स्तनपान के दौरान स्तनों से दूध निकालने में भी मदद करता है। स्तनों से दूध को बाहर निकालने में भी मदद कौन करता है? दूध को बनाता तो प्रोलैक्टिन है, लेकिन उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। यौन उत्तेजना और संभोग के समय भी ये हार्मोन आता है। पिट्यूटरी हम ग्रंथि की बात करें तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो एक मटर के आकार की ग्रंथि होती है, शरीर में छोटी ग्रंथि के रूप में ये पाई जाती है। अंतः स्नावी ग्रंथियों को हम इसको बोलते हैं, अंतः स्नावी ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि का जो पीछे वाला भाग है उसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं या पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि का पीछे वाला भाग। पीछे वाले भाग में वो हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस द्वारा निश्लेषित होते हैं या संश्लेषित करते हैं, इसलिए हम इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसको जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। ये शरीर की चिकनी पेशियों पर काम करता है, संकुचन को उत्तेजित करता है, गर्भाशय के दौरान एक जोरदार संकुचन को प्रेरित भी करता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है किस हार्मोन के कारण प्रसव के समय संकुचन होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण ही होता है। अगला है कौन सा हार्मोन प्रसव के समय दर्द में राहत देता है? वो होता है बीटा एंडोर्फिन। बीटा एंडोर्फिन जो हार्मोन होता है, बीटा एंडोर्फिन हार्मोन क्या है? बीटा एंडोर्फिन हार्मोन क्या है? जो नाम से ही समझ में आ रहा है कि एकदम से मतलब राहत प्रदान कर रहा है। जब माता को दर्द होता है और ये हार्मोन अपने आप जब निकलने लगता है तो माता को दर्द का कम एहसास होता है, क्योंकि एकदम से रिलैक्सन मतलब एक खुशी का फील जो होता है वो कराने लगता है, जिससे माता जो होती है वो रिलैक्स फील करती है। ये शारीरिक ये जो हार्मोन होता है बीटा एंडोर्फिन हार्मोन, ये शरीर में तनाव को भी कम करता है। बीटा एंडोर्फिन हार्मोन जो रहता है वो क्या करता है? शरीर में तनाव को भी कम करता है, दर्द का भी प्रबंधन करता है, इस शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। और इसके अलावा व्यवहारिक जो मूड स्विंग होता है ना, अगर ये हार्मोन अच्छे से निकलते हैं तो मूड स्विंग भी नहीं होता है और एक बेहतर तरीके से काम होता है। इसके अलावा एक ACTH हार्मोन रहता है, उसके साथ मिलकर ये हमारे शरीर में जो सिस्टम होता है उसके कामकाज को भी नियंत्रित करने का काम करता है। कौन सा? ACTH हार्मोन के साथ मिलकर। अब आप बोलेंगे ACTH हार्मोन क्या होता है? ACTH हार्मोन को क्या बोलते हैं? ACTH हार्मोन बोलता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलता है ACTH भी। क्या बोलते हैं हम इसको? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ये तनाव के समय शरीर की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ACTH के कारण ही जो एड्रेनल ग्रंथियां हैं वो कॉर्टिसोल हार्मोन बनाती हैं, जिसको हम तनाव हार्मोन भी कहते हैं। ACTH परीक्षण से पता चलता है कि शरीर में इसका स्तर कितना है और हम उसका पता लगा सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, आपके लिए क्वेश्चन है, मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथ से या किस ग्रंथि से निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन सारे लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? मेलाटोनिन हार्मोन
सारे लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। सारे लोग कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। कौन सा हार्मोन प्रसव के समय राहत देता है? बीटा एंडोर्फिन हार्मोन प्रसव के समय राहत देता है। अगला है, प्रसव क्रिया में माता को सबसे पहले उत्तेजित कौन करता है? सबसे पहले उत्तेजित किसके द्वारा किया जाता है? डिलीवरी के समय माता को सबसे पहले उत्तेजित किसके द्वारा उत्पादित हार्मोन से किया जाता है? कॉर्टिसोल से किया जाता है। और कॉर्टिसोल कौन बनाता है? बच्चा बनाता है। तो किसके द्वारा हो जाएगा? शिशु द्वारा उत्पादित हार्मोन हो जाएगा। सबसे पहले यही निकलता है। डिलीवरी के समय इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी माता को उत्तेजित करता है, लेकिन कॉर्टिसोल हार्मोन भी तो शिशु की अधिवृक्क ग्रंथि जो होती हैं वहाँ से ये निकलता है। शिशु की जो अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है। सबसे पहले यही निकलता है, फिर धीरे धीरे दूसरे हार्मोन निकलते हैं। कॉर्टिसोल के बाद एंड्रोजन हार्मोन, उसके बाद सबसे पहले निकलता है एंड्रोजन, उसके बाद निकलता है कॉर्टिसोल, और फिर निकलता है ऑक्सीटोसिन, और फिर एंडोमार्फिक बीटा एंडोर्फिन। ये सारे हार्मोन जो होते हैं प्रसव क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो प्रसव क्रिया के दौरान सबसे पहले एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, उसके बाद कॉर्टिसोल निकलता है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन निकलता है, उसके बाद रिलैक्सन निकलता है। ठीक है। और जो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा ही एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, और एंड्रोजन हार्मोन ही कॉर्टिसोल को स्नावित करता है। तो अगर यहाँ पे आपका एंड्रोजन हार्मोन होगा तो वो कौन सीक्रेट करेगा? एंड्रोजन हार्मोन को शिशु द्वारा उत्पादित रहेगा। यही एंड्रोजन हार्मोन सबसे पहले निकलता है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन को प्रसव हार्मोन भी बोलते हैं? एस्ट्रोजन को बोलते हैं, एस्ट्रोजन को प्रसव हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं, ग्लूकागॉन को बोलते हैं। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको हम प्रसव हार्मोन बोलते हैं? मतलब जो प्रसव के समय निकलेगा उसको ही हम प्रसव हार्मोन बोलेंगे। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन बोलते हैं। ग्लूकागॉन तो अग्नाशय की जो डेल कोशिकाएं होती हैं उससे ग्लूकागॉन निकलता है। ये ग्लूकागॉन और जो इंसुलिन मिलकर शरीर में ग्लूकोज की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, लेकिन अगर यही सही मात्रा में नहीं निकलेगा तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है। अगर इंसुलिन सही मात्रा में नहीं निकलेगा और जो पूरी प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। अगला है ग्लूकागॉन, ये आ गया। ग्लूकागॉन अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा सीक्रेट होता है? गामा से सीक्रेट होता है। ग्लूकागॉन किससे होता है? ग्लूकागॉन अग्नाशय की गामा कोशिकाओं द्वारा सीक्रेट होता है। और आपसे पूछें कि इंसुलिन किससे होता है? इंसुलिन अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा? इंसुलिन बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। इंसुलिन किसके द्वारा होता है? इंसुलिन बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। ये देखिए, ये कुछ स्टेजेस हैं सर्विक्स की। देखो बच्चा जो आ रहा है ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स फैल गई है ना। ये बच्चा जो होता है बाहर आ रहा है, जब 10 सेंटीमीटर तक फैल गई है, अब ये फैलना स्टार्ट हो रही है और ये सर्विक्स फैल गई है, उस सिर के बल बच्चा बाहर आ रहा है। तीसरी स्टेज में बच्चा ये बाहर आ गया, ये आ गया, ये अच्छी तरह जो स्थिति है वो सही स्थिति में बच्चा बाहर आ रहा है। उसके बाद बच्चे के बाद ये कौन आएगा? प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा, ये इस तरह से बाहर आ गया। ये पूरी स्टेजेस है। प्रसवकालीन मृत्यु किसको बोलते हैं? कि कितने समय से कितने समय में मृत्यु हो जाए तो हम उसको प्रसवकालीन मृत्यु बोलते हैं। तो गर्भावस्था के 28वें सप्ताह से जन्म के 7 दिन बाद तक की मृत्यु। गर्भावस्था के 28वें सप्ताह से जन्म के 7 दिन बाद तक की जो मृत्यु होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रसवकालीन मृत्यु बोलते हैं। अगला है, प्रसव उत्तर वंध्यकरण को प्रसव के कितने समय तक कर सकते हैं? प्रसव उत्तर वंध्यकरण मतलब अगर महिला को ऑपरेट कराना है और उसको अब बच्चा नहीं चाहिए तो ये सबसे अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि उसकी योनि उसी अवस्था में होती है, स्टेबल पोजीशन में होती है। तो अगर कोई भी ऑपरेट वगैरह कराना हो तो ये सबसे अच्छी स्थिति होती है। तो 24 घंटे से लेकर 7 दिन तक प्रसव उत्तर वंध्यकरण को कर सकते हैं। ये परमानेंट वंध्यकरण है, परमानेंट ऑपरेशन होता है जिससे महिला फिर माँ नहीं बन पाएगी। तो कब से कब तक होता है? 24 घंटे से लेकर 7 दिन तक होता है। लौकिया क्या होता है? लौकिया एक गर्भावस्था के दौरान निकलने वाला एक हार्मोन होता है। प्रसव के बाद, गर्भावस्था के बाद नहीं, प्रसव के बाद योनि का स्नाव होता है। प्रसव के बाद एक योनि से स्नाव होता है। अभी मैं इसके पूरे प्रकार भी आपको बताऊंगी। प्रसव के बाद एक योनि से स्नाव होता है जिसको हम लौकिया बोलते हैं।
ये क्या करता है, ये बचा खुचा जो पदार्थ होता है महिला के शरीर में रह जाता है, वो जो बाहर निकलता है उसको हम लौकिया बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लौकिया क्या होता है। तो लौकिया प्रसव के बाद एक योनि स्नाव होता है, एक योनि से एक सीक्रेशन होता है डिलीवरी के बाद, उसको हम लौकिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसव काल में कॉर्टिसोल का निर्माण किस ग्रंथि द्वारा होता है। देखो, बच्चे की जो एड्रिनल ग्रंथि होती है या बच्चे की जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है उसके द्वारा कॉर्टिसोल का निर्माण होता है। ये बच्चे के ग्रंथि द्वारा मिलता है माता को, और माता को एक रिलैक्सेशन देता है। सबसे पहले यही नहीं होता है, एंड्रोजन द्वारा बच्चे की अधिवृक्क ग्रंथि से एक एंड्रोजन निकलता है, उसके द्वारा ये कॉर्टिसोल का निर्माण होता है। एंड्रोजन विशेषता नर हार्मोन होता है। फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी आबकारी आरक्षक बैच स्टार्ट करने वाली हूँ, बहुत शानदार तैयारी कराने वाली हूँ। ट्रिक की बैच स्टार्ट करने वाली हूँ, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक तैयार करवाए जाएंगे। तो जो भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर मेरा जो भी बैच रहता है, मैं जो भी तैयारी कराती हूँ टॉपिक वाइज कराती हूँ, एकदम क्लियर कट जिस तरह से एक प्रामाणिक स्टडी होती है वही मैं कराती हूँ। और हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होते हैं, उसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस रहती है, टेस्ट सीरीज़ रहती है, कठिन से कठिन टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद करवाया जाता है। तो 10 या 15 तारीख से ये बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है वो सारे लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। स्पेशली जो लोग साइंस स्ट्रीम से हैं और इनका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये वाले सब्जेक्ट जो हैं स्पेशली वो इसके लिए मान्य रहेंगे। मैथ्स वाले इसमें मान्य नहीं रहेंगे जहाँ तक अभी तक का मुझे पता है। बाकी नोटिफिकेशन के बाद क्लियर हो पाएगा, आ जाएगा फरवरी में नोटिफिकेशन। बाकी जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं वो ज़रूर इस एग्ज़ाम को दें, बहुत समय बाद ये वैकेंसी आ रही है। अगला है, स्त्रियों की प्रसूता अवस्था क्या होती है। प्रसूता क्या होती है, जब महिला को बच्चा हो जाता है ना तो उसके बाद की जो अवस्था होती है उसको हम प्रसूता अवस्था कहते हैं। ये कब होती है, तो ये प्रसव की समाप्ति से लेकर उसके बाद के 6 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है उसको हम प्रसूता अवस्था कहते हैं। मतलब प्रसव की समाप्ति हो गई है, उसके बाद के जो 6 सप्ताह हैं वो प्रसूता अवस्था कहलाएगी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसको भी फॉलो कर लीजिएगा और मुझे फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा। जो लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, वो ज़रूर इसको देखिएगा। बाकी सारे लोग कमेंट करके, मैंने आपसे क्वेश्चन भी ऊपर पूछा है तो सारे लोग उसका कमेंट करके भी आंसर दीजिएगा कि मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा निकलता है। अभी भी अगर आप चाहें, अभी भी किसी का कोई एग्ज़ाम का भरोसा नहीं, कभी हो सकता है बहुत सारे लोगों का 28 को हो जाए, किसी का 5 को हो जाए, किसी को 7 को हो जाए, किसी का 30 मार्च को हो जाए, किसी का 25 मार्च को हो जाए। तो बहुत ज़्यादा समय है। अभी भी अगर आप लोगों ने टारगेट बनाकर एक एक दो दो दिन अपने सब्जेक्ट को दे दिए तो आप लोग इसको सिलेबस को बहुत ईजिली कवर कर सकते हो। ये सुपरवाइजर का सिलेबस बाकी सारे एग्ज़ाम के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा सरल है और बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अभी भी अगर आपको कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी एमसीक्यू ई बुक्स ले सकते हैं। आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं जहाँ पर ट्रिक्स द्वारा तैयारी कराई जाती है। आप हमारा टेस्ट बैच ले सकते हैं जहाँ पर हम डेली टेस्ट करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से सारे टॉपिक करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आप हमारे ये तीनों बैच में से कोई भी बैच ले सकते हो। हमारा जो हम जीतेंगे बैच है वो ट्रिक के साथ मिलता है, उसमें आपको वीडियोस मिलती हैं, ट्रिक्स मिलते हैं, थ्योरीज बहुत इजी भाषा में मिलते हैं, इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलते हैं। जो हमारा दूसरा बैच है एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला, उसमें केवल आपको एमसीक्यू ही मिलेंगे, हर टॉपिक के आपको वहाँ पर एमसीक्यू मिलेंगे। तो आप उसको अगर आप किसी भी एक टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो अगर आपने वो हमारे एमसीक्यू ही लगा लिए ना तो भी आपका एग्ज़ाम जो है वो निकल सकता है। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी और अगर आप वो एमसीक्यू अकेले ही लगा लेते हैं, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो सटीक होते हैं, एग्जैक्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है टॉपिक वाइज हर उस टॉपिक को कवर किया हुआ रहता है। एक ही एक क्वेश्चन को बार बार नहीं दिया जाता है, बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड तरीके से जैसा एग्जाम का लेवल होता है उसी प्रकार से सेट किए गए हैं। तो जो भी टॉपिक वाइज, जैसे कि योजना की ई बुक लेना, ई बुक हो गई, प्रबंधन की ई बुक हो गई, अधिनियम की ई बुक हो गई, न्यूट्रिशन की हो गई, आईसीएमआर की हो गई, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल विकास, इन सब की किसी की भी ई बुक लेना चाहता है तो वो उसको केवल एक ही बैच ज्वाइन करना है। एक टेलीग्राम पर उसको सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगी, उसको जब वो पढ़ना हो वो पढ़ सकता है। अगला है, प्रसव क्रिया में कौन बाहर आता है। बच्चा भी आता है, प्लेसेंटा भी आता है, झिल्ली भी बाहर आती है, तो तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे।
अगला है सहायक प्रसव किस स्थिति में किया जाता है? जब माता लंबे समय से प्रसव पीड़ाओं में है, हाँ तब भी किया जाता है। जब माता का श्रम काम नहीं कर रहा हो तब भी किया जाता है। जब माता बहुत थक गई हो तब भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे, मतलब सभी स्थितियों में किया जाता है। डिलीवरी से यहाँ पे ऐसा क्या होता है? डिलीवरी का मतलब क्या होता है? शिशु का गर्भ से बाहर आना होता है, शिशु का योनि से बाहर आना होता है, या दोनों? इसका आंसर हो जाएगा दोनों। डिलीवरी में शिशु भी बाहर आ जाता है, शिशु गर्भ से भी बाहर आ जाता है और शिशु योनि से भी बाहर आ जाता है। अगला है प्रसव क्रिया में कार्यरत हार्मोन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले निकलता है एंड्रोजन। एंड्रोजन किसको निकालता है? कॉर्टिसोल को। फिर निकलता है ऑक्सीटोसिन, चौथे नंबर पर निकलता है रिलैक्सिन और 5वें नंबर पर निकलता है बीटा एंडोमार्फिन। ठीक है, इस प्रकार से प्रसव क्रिया में कार्यरत हार्मोन का यही क्रम रहता है। अगला है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला है महिला बाल विकास मंत्रालय ने 6वां पोषण माह किस महीने को घोषित किया? देखो पोषण माह मनाया जाता है सितंबर में, पोषण माह मनाया जाता है सितंबर में, और पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है मार्च में। पोषण पखवाड़ा कब मनाया जाता है? पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है मार्च में, और पोषण माह कब मनाया जाता है? सितंबर माह में पोषण माह मनाया जाता है, और पोषण पखवाड़ा मार्च महीने में मनाया जाता है। ऑपरेशन द्वारा सिजेरियन डिलीवरी को क्या कहते हैं? जो योनि मार्ग द्वारा होती है उसको हम बोलते हैं सी सेक्शन। ये हो सकता है योनि मार्ग द्वारा भी ना हो, योनि मार्ग द्वारा नहीं होती है, इसमें ऐसा है, अगर योनि मार्ग द्वारा नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सी सेक्शन डिलीवरी बोलते हैं। इसमें योनि मार्ग द्वारा नहीं, चीरा लगा के ऊपर से बच्चे को निकाला जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है? जब बहुत तेज बुखार आता है तो उसको हम टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? बहुत तेज बुखार आ जाता है, ये किसी चीज़ से प्रभावित होकर हो सकता है, कोई चिट्टे विट्टे पड़ जाते हैं शरीर में, जैसे कोई वैक्सीन लगा ली तो हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है प्लेसेंटा की कौन सी पोजीशन सबसे सही होती है? तो प्लेसेंटा की भी जो पोस्टीरियर पोजीशन होती है, जो उसमें वो पिछली दीवार से जुड़ा होता है गर्भाशय की, और जो माँ की रीढ़ की हड्डी के तौर होता है उसको हम पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहते हैं। ये आमतौर पर प्लेसेंटा के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है। ठीक है, याद रखिएगा प्लेसेंटा वाली स्थिति। प्रसव उत्तर वंध्यकरण का अपन ने पढ़ा था, 24 घंटे से लेकर 7 दिन तक कर सकते हैं। इसमें एक डिंब वाहिनी होती है, फलोपन नलिका होती है, उसको विद्युत स्कंदन या इलेक्ट्रो एग्युलेशन द्वारा क्लिप के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। और सिजेरियन भंडार के समय यानी तत्काल बाद भी दी जा सकती, मतलब तुरंत भी दी जा सकती है डिलीवरी के। 24 घंटा बोला है तो मतलब तुरंत ही दी जा सकती है। फ्रेंड्स, मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था ग्लूकागॉन हार्मोन का। ग्लूकागॉन जो हार्मोन है ना वो प्लेसेंटा की ग्लूकागॉन जो हार्मोन है ना वो अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा सीक्रेट होता है, और जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो किसके द्वारा होता है? बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए ये एमसीक्यू की ई बुक के हैं, कौन कौन सी ई बुक आपको मिलेंगी हमारे बैच में? साला पूर्व देखभाल 1040 एमसीक्यू, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 500 एमसीक्यू, बाल देख रेख गैर बाल देख रेख संस्थान 600 एमसीक्यू, बाल कानून एड्स नीतियाँ प्रबंधन 2000, योजनाएं 2500 एमसीक्यू, अधिनियम 1000 एमसीक्यू, पोषण 1500 एमसीक्यू, मानव रोग मानव अंग स्वास्थ्य योजनाएं स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखिए इस प्रकार की विभागीय योजनाएं मिलेंगी आपको पूरी। ये पूरा महिला सुपरवाइजर की बैच की जानकारी, ये प्रैक्टिस बैच है। जो भी आप ई बुक लेना चाहते हो, अगर केवल टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, आपको लगता है कि हमको केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारा ये 199 वाला बैच ले सकते हैं। स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य योजनाओं के करीब 300 प्लस एमसीक्यू और 400 प्लस वन लाइनर आपको मिलेंगे। ये अधिनियम के 2000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 प्लस एमसीक्यू आपको मिलेंगे। स्कूल पूर्व देखभाल के 1040 एमसीक्यू मिलेंगे। तो जो भी लेना चाहता है ये ले सकता है। बात करते हैं अपन लौकिया की। प्रसव के बाद जो योनि स्नाव होता है उसको हम लौकिया कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। लौकिया कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है लौकिया रूब्रा। सबसे पहला क्या होता है? लौकिया रूब्रा होता है। दूसरा होता है लौकिया सिरोसा। दूसरा क्या होता है? लौकिया सिरोसा होता है। और जो लौकिया अल्वा होता है वो सबसे तीसरे वो होता है प्रकार, जब बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है उसको हम लौकिया अल्वा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौकिया रूब्रा की। लौकिया रूब्रा जो होता है 3 या 4 दिन ही निकलता है। प्रसव के 3 या 4 दिन तक लौकिया रूब्रा निकलता है। लौकिया जो सिरोसा है वो
4 से 12 दिन तक निकलता है। लौकिया सिरोसा 4 से 12 दिन निकलता है और लौकिया जो अलवा होता है वो 12 दिन से 6 सप्ताह तक निकलता है। ये एक प्रकार का रक्तस्राव होता है जो पहले कुछ दिनों तक ज़्यादा होता है और बाद में कम हो जाता है। लौकिया में रक्त में बलगम तथा गर्भाशय ऊतक शामिल होते हैं। देखो सबसे पहले हम इसकी बात की जाए, ये लौकिया रुब्रा है। लौकिया रुब्रा में बहुत ज़्यादा रेड रेड कलर का पदार्थ निकलता है, चमकीला लाल होता है, 3-4 दिन तक निकलता है। इसमें छोटे छोटे थक्के भी निकलते हैं और इससे मासिक धर्म और ऐंठन जैसी समस्या ऐसा दर्द होता है जब ये निकलता है कि ऐसा लगता है कि लड़की को पीरियड्स आ रहे हैं, इस प्रकार का दर्द होता है। लौकिया सिरोसा में क्या होता है, 4 से 12 दिन का समय होता है। लौकिया सिरोसा में गुलाबी भूरे रंग का स्नाव आता है, इसमें कम खून वाला दिखता है, प्रवाह कम होता है और उसमें थक्के भी नहीं बनते हैं। ठीक है, गुलाबी से भूरे रंग का होता है। और बाद में तीसरे नंबर का आता है लौकिया अलवा। ये पीले से रंग का होता है, ये 12 दिन से 6 सप्ताह तक होता है, बहुत कम या खून बहुत ही नाम का होता है और थक्का भी इसमें नहीं जमता। इस प्रकार ये लौकिया के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। लौकिया किससे बना होता है फ्रेंड्स? इस वीडियो के बाद लगभग 2 घंटे बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें जो सीडीपी वाला चैप्टर, उसमें जितने भी गैर संस्थागत देखभाल हैं, जैसे कि विशेष बाल गृह हुआ, बाल गृह हुआ, जवाहर बाल भवन हुआ, कस्तूरबा गांधी भवन हुआ, जगह जगह जो अनाथालय बने हैं, महिला बाल भवन बने हैं, क्रंच गृह बने हैं, सखी सदन बने हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो ज़रूर देख लेना वीडियो। इसके अलावा आज मैंने शोभा में एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने पूरी महिला बाल विकास की योजनाओं को कवर किया है, नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना। इसके अलावा आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आंगनवाड़ी का वीडियो डाला, उसमें मैंने आंगनवाड़ी से संबंधित जितने फैक्टें कवर किए हैं, तो वो भी नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। लौकिया किससे बना होता है? लौकिया में भ्रूण होता है, झिल्ली होता है, खून होता है, गर्भाशय की ऊतक वाली परत होती है, तरल पदार्थ होता है, बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनसे लौकिया बना हुआ होता है। लौकिया में क्या होता है, मासिक धर्म के खून जैसी गंध भी आती है। इसके कारण बैक्टीरिया आप जैसा जिसका कारण क्या होता है, बैक्टीरिया आपकी योनि में घुस गया हो। सप्ताह की बात करें तो लौकिया के निशान जो होते हैं वो 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रह जाते हैं। कुछ लोगों में ये 8 सप्ताह तक मैक्सिमम रहता है। तो लौकिया के जो निशान होते हैं वो 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक रह जाते हैं। सामान्यतः 6 चलता है और मोस्टली ज़्यादातर मतलब कुछ रेयर केसों में 8 सप्ताह भी हो जाता है। लौकिया बहुत लंबे समय तक रहता है, जबकि मासिक धर्म लगभग 1 सप्ताह तक रहता है। अगर आपसे पूछें क्या लौकिया और मासिक धर्म एक है, तो बिल्कुल नहीं है। लौकिया लंबे समय तक रहता है और मासिक धर्म 1 सप्ताह तक रहता है। गर्भवती महिला में औसतन कितना खून होना चाहिए? गर्भवती महिला में औसतन 12 ग्राम खून तो होना ही चाहिए। 11 से कम तो मतलब एनीमिया जैसी स्थिति हो जाती है, 7 से कम गंभीर एनीमिया जैसी स्थिति हो जाती है। लौकिया एपिसियोटोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है। सामान्य प्रसव को हम क्या बोलते हैं? यूटोशिया बोलते हैं सामान्य प्रसव को। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। जो हमारे अगले बैच आने वाले हैं वहाँ पर इसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसी प्रकार हमने हमारे सुपरवाइज़र बैच में दिए थे और तैयारी टेलीग्राम पर कराई गई थी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से। अभी भी जो आपको सारे बैच मिलेंगे वो भी टेलीग्राम के माध्यम से ही मिलेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।